तो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत लगातार आप वीडियो देख रहे हैं और इससे संबंधित प्रश्नों का एक संग्रह भी जो परीक्षा में लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, उसको वीडियो अपलोडिंग के द्वारा आप तक पहुंचाया जा रहा है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिए कि आप किसी भी वीडियो से संबंधित सभी प्रश्नों को अच्छे से तैयार करिए और हर प्रश्न परीक्षा को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार ही तैयार किया गया है और हमें उम्मीद है कि आप इससे बहुत अधिक लाभ प्राप्त करेंगे। आज भारतीय संविधान राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज यूनियन जुडिशरी संघ की न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित अनेकों प्रकार के प्रश्नों की चर्चा की जाएगी, जो लगभग सभी प्रकार की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। मित्रों, हमने हमेशा इस बात की कोशिश की है, हमने अपने पिछले सारे वीडियोज में हर टॉपिक को, हर टाइटल्स को, वीडियो को ड्राफ्टिंग के द्वारा समझाकर कंसेप्चुअल तरीके से अवधारणात्मक रूप में, ताकि ऐसे स्टूडेंट जो कभी उस टॉपिक से नहीं जुड़े हों, एक दो बार में उनको 100% कंसेप्ट क्लियर हो जाए। उसी क्रम में आज हम आपको यूनियन जुडिशरी यानी संघ की न्यायालय के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय पर चर्चा की जाएगी। आपसे ये उम्मीद करते हुए कि हर प्रश्न को बड़े ध्यान से देखिए और लास्ट तक आप बने रहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं यूनियन जुडिशरी। यूनियन जुडिशरी नाम से ही लग रहा है संघ की न्यायपालिका। संघ की न्यायपालिका का अध्ययन क्यों किया जाता है? मैंने हर प्रश्न को मित्रों आपको पूरे कंसेप्ट के साथ बताने का प्रयास किया है, इसीलिए आपसे कहता हूं कि हर वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देख लिया करिए और इससे हर प्रश्न को तैयार करिए। संघ की न्यायपालिका का अध्ययन इसलिए किया जाता है क्योंकि हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट। हमारा टॉपिक है यूनियन गवर्नमेंट यानी संघ की सरकार। संघ की सरकार के अंतर्गत आज हम अध्ययन करेंगे संघ की न्यायपालिका का। संघ की न्यायपालिका का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। संघ की न्यायपालिका का नाम है सर्वोच्च न्यायालय। और निश्चित रूप से यदि आप लगातार अपने परीक्षा की तैयारी में बने हुए हैं, अगर आपका सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कोई भी कंसेप्ट डाउटफुल है, 100% आज क्लियर होगा। सर्वोच्च न्यायालय और ये भारत के संविधान के आर्टिकल याद रखिए 124 से 147 तक है और ये संविधान के पार्ट 4 में है, यानी संविधान के भाग 4 अध्याय 4 में लेसन 4 इसको कह सकते हैं। अध्याय 4 में आर्टिकल 124 से 147 तक एक बड़ा टॉपिक है। मित्रों, इसको याद रखिए। सबसे पहले यहाँ पर 2 बातें आपको ध्यान देना होगा। पहला वर्ड हमारा संघ है, दूसरा शब्द हमारा जुडिशरी है यानी न्यायालय है। न्यायालय की प्रक्रिया को लेकर हमने आपको पहले एक कंसेप्ट क्लियर कर दें। चूँकि एक लाइन आपको याद रखना चाहिए, चूँकि भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम कैसी शासन व्यवस्था है? भारत के संविधान में फेडरल सिस्टम यानी संघीय शासन, भारत के संविधान में संघीय शासन का प्रावधान है। भारत के संविधान में संघीय शासन का प्रावधान है, याद रखिए। और हम ये जानते हैं कि भारत की संघीय शासन प्रणाली में सभी प्रकार के जो पावर्स हैं, सभी प्रकार की जो शक्तियां हैं,
या जो सभी प्रकार के विषय हैं, सब्जेक्ट हैं, ये सारे विषय केंद्र और राज्यों के बीच लिखित रूप से विभाजित किया गया है। मित्रों, यहाँ पर इसे कहने का तात्पर्य मेरा ये था, संघ की व्यवस्था के लिए अलग प्रावधान, राज्य की व्यवस्था के लिए अलग प्रावधान, लेकिन जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, याद रखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी न्यायिक प्रक्रिया है, जुडिशियल प्रोसेस, जो हमारी जुडिशियल प्रोसेस है वह संघीय शासन के विपरीत है। यानी ये आईएएस और पीसीएस में मेंस में एक प्रश्न आता है, क्या आता है, मैं पहले मेंस के प्रश्न को आपके सामने रख दूं, आप उस प्रश्न को ध्यान में रखकर इसकी लगातार वीडियो को देखिए कि ऑल्दो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन फेडरल सिस्टम, यद्यप भारत का संविधान संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा पर आधारित है। याद रखिए, संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा का नाम लेते ही शक्तियां या विषय केंद्र और राज्यों के बीच, केंद्र की व्यवस्था केंद्र की सरकार, राज्य की व्यवस्था राज्य की सरकार के द्वारा संचालित की बात की गई है। परंतु यहाँ पर हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वह यूनिटरी सिस्टम में है, यानी यह हमारी न्यायिक प्रक्रिया एकात्मक रूप में है। तो पहला एक बड़ा प्रश्न आप याद करिए कि भारत में जो न्यायिक प्रक्रिया है वह संघीय शासन की प्रक्रिया के विपरीत है, अपोजिट है। और क्यों है? क्योंकि यह एकात्मक रूप में है। एकात्मक से तात्पर्य क्या है? अब इसको याद रखिए। देखिए, मैंने पहले भी कहा आपसे कि हर टॉपिक आप वीडियो में, किसी भी वीडियो में आप जाइए, आपने देखा होगा हर वीडियो के हर सेक्शंस को हमने पूरे कंसेप्ट के साथ तैयार किए। अगर आप में से कोई वीडियो छूटा हो तो प्लीज़ हर वीडियो को जाकर आप स्टडी विद दिलीप सोनी, यूट्यूब में स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल को आप देखिए, अध्ययन करिए और आपको लगेगा कि हर वीडियो आपको पूरे कंसेप्ट के साथ लगेगा कि आप अपने क्लासरूम में बैठकर टीचर के द्वारा अपनी हर बात को समाधान करते हुए किया जाएगा। याद करिए। अब इस एकात्मक शासन प्रणाली से क्या तात्पर्य है कि वास्तव में भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया है, एकात्मक से तात्पर्य यही होता है एक सर्वोच्च सत्ता। याद करिए, जब किसी शासन प्रणाली में कोई एक सर्वोच्च सत्ता हो और उच्च सर्वोच्च सत्ता के आदेश निर्देश का पालन करने के लिए सारे अधीनस्थ, सारे सबॉर्डिनेट पालन करने के लिए बाध्य हो जाएं, तो ऐसी स्थिति में उसे एकात्मक सत्ता कहेंगे। जैसे अगर 30 साल 40 साल पहले का फैमिलियर सिचुएशन अगर हम देखें तो घर में 30-40 साल पहले की देखें तो घर में बाबा का एकात्मक शासन था, क्योंकि बाबा के द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश का पालन पिताजी को भी करना पड़ता था और बच्चे भी करते थे। लेकिन जब शक्तियां विभाजित हो जाती हैं और विभाजित होने के बाद कोई किसी के भी मामले में इंटरफेरेंस नहीं कर सकता, तो शक्तियां संघात्मक हो जाती हैं। अब भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया एकात्मक कैसे है? सबसे पीक पर यहाँ पर है हमारा सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। सबसे पीक पर हमारा क्या है? सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय जो भी आदेश देता है उसके द्वारा दिए गए प्रत्येक आदेश का पालन करने के लिए प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय, यानी हर एक राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय है। याद रखिए, एवरी स्टेट हैव ए हाई कोर्ट। देश का सबसे बड़ा जो न्यायालय है वो सुप्रीम कोर्ट है हमारा। तो आज हमारे स्टडी का भी विषय है सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय। मित्रों, याद करिए, भारत का जो सबसे बड़ा न्यायिक केंद्र है वो सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा जो भी आदेश, निर्देश, निर्णय, पंचायत, डिक्री आदि आते हैं उसका पालन करने के लिए प्रत्येक राज्य के उच्च न्यायालय बाध्य हैं। आगे आप पढ़ेंगे, हर एक राज्य का अपना अपना उच्च न्यायालय होता है। ये हो सकता है उस राज्य का उच्च न्यायालय उसके राज्य में ना होकर किसी दूसरे के राज्य में हो सकता है, लेकिन कोई भी ऐसा स्टेट नहीं होगा जिसके पास उच्च न्यायालय ना हो।
ध्यान रखिए। दूसरा है उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन, यानी हर एक राज्य के उच्च न्यायालय के निर्णय का पालन उस राज्य में जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, उस राज्य के जितने भी सबॉर्डिनेट कोर्ट्स हैं, अधीनस्थ न्यायालय हैं, वो सारे अधीनस्थ न्यायालय, यहां हम देख रहे हैं एक राज्य के पास ये सब क्या है, अधीनस्थ न्यायालय है। अधीनस्थ न्यायालय, इसको मित्रों बड़ा ध्यान से सुनिएगा, अधीनस्थ न्यायालय, इसको हम कहेंगे हाई कोर्ट, इसको कहेंगे सबॉर्डिनेट कोर्ट, सबॉर्डिनेट कोर्ट, या इसको आप कह सकते हैं लोअर कोर्ट। लोअर कोर्ट, ठीक। यहां आप देखिए, अपने राज्य के उच्च न्यायालय के द्वारा जब भी कोई निर्णय दिया जाता है, उस निर्णय का पालन उस राज्य के जितने भी अधीनस्थ न्यायालय हैं वो सब पालन करने के लिए बाध्य हो जाते हैं। मित्रों फिर एक चीज ध्यान दीजिए यहां पर कि जैसे अगर फंडामेंटल राइट्स, अगर फंडामेंटल राइट्स जिसका वीडियो हमने अपलोड कर दिया है, और जो लोग नहीं देखे हैं वो स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पे जाकर देखें यूट्यूब पर। फंडामेंटल राइट्स को लेकर अगर कोई मामला आता है, किसी के द्वारा इसका उल्लंघन होता है, तो ये बात अलग है कि ये ऐसे मामले उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में सीधे लाए जा सकते हैं। इफ एनी फंडामेंटल राइट्स आर डैमेज बाई एनी पर्सन, एनी सोसाइटी, एनी गवर्नमेंट, देन ऐसे मामले को बाय द आर्टिकल 226 हाई कोर्ट एंड बाय द आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा लाया जा सकता है। लेकिन याद रखिए कि सामान्यतः, जनरली सामान्यतः जितने भी प्रकार के मुकदमे हैं, जितने भी प्रकार के मैटर आते हैं, उन सारे मैटर की सबसे पहले सुनवाई कहाँ की जाती है, अधीनस्थ न्यायालय में की जाती है। याद रखिए, सारे सामान्य मामलों की प्रारंभिक सुनवाई अधीनस्थ न्यायालय में की जाती है। और अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय, चूंकि कोई भी मामला, मामला मतलब मुकदमा, मामला का मतलब क्या हो गया, मुकदमा, मुकदमा, मामला का मतलब हो गया मुकदमा या केस या वाद, वाद और विवाद। जब कोई वाद और विवाद होता है तो उसको केस या मुकदमा कहा जाता है। एक पार्टी इसकी वादी होती है और एक क्या होता है, प्रतिवादी होती है। मित्रों कोई भी केस, कोई भी मुकदमा, कोई भी विवाद क्या अकेले संभव है, कभी नहीं। किसी भी विवाद को होने के लिए कम से कम 2 या 2 से अधिक पक्ष का होना आवश्यक है, 2 या 2 से अधिक पक्ष का होना आवश्यक है। तो ऐसी स्थिति में आप याद रखिए, तो कोई भी केस या मुकदमा अगर होता है तो मान लीजिए कि कोई भी मामला जो लोअर कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय, जिसको आप अपने डिस्ट्रिक्ट में भी देखते हैं, जिसका नाम रखा गया कचहरी, जिसको आप कचहरी कहते हैं, और इस कचहरी में आता है, अगर वहां से एक पक्ष जीतता है, एक पक्ष हारता है, जो पक्ष हारता है अगर वो सेटिस्फाई नहीं होता है निर्णय से, तो वह उसकी अपील कहां कर सकता है, हाई कोर्ट में करेगा। अगर हाई कोर्ट के भी निर्णय से सहमत नहीं है तो कहां कर सकता है, सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन याद रखिए, इसके ऊपर कोई न्यायालय नहीं है, और सर्वोच्च न्यायालय में किसी भी मुकदमे का जो भी निर्णय आता है, उसके निर्णय को मानने के लिए सारे राज्य के उच्च न्यायालय, ऑल द हाई कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, और सारे राज्य के अधीनस्थ न्यायालय, ऑल द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट पालन करने के लिए बाध्य हैं। उसके निर्णय का पालन करने के लिए क्या है, बाध्य हैं। तो ये चीज बड़ा अच्छे से ध्यान से समझिएगा। दूसरा आते हैं, तो यहां पर आप देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन करने के लिए सारे न्यायालय हैं, तो इसका मतलब है ये व्यवस्था यूनिटरी सिस्टम से जुड़ी है। यही व्यवस्था हमारी क्या है, एकात्मक है। लेकिन अगर संघीय व्यवस्था के अंतर्गत हम कहें तो आपको हमने बताया था, आप वीडियो में हमारे पार्लियामेंट को देखिए, यूट्यूब पर स्टडी विद दिलीप सोनी चैनल पर आप जब पार्लियामेंट देखेंगे तो वहां पार्लियामेंट में हमने इस बात को बड़ी स्पष्टता से बताया है, और हमने नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात को बड़ा डिटेल में बताया है कि भारत के संविधान की जो प्रकृति है वो फेडरल सिस्टम पर आधारित है, वह संघीय शासन की प्रक्रिया पर आधारित है, जहां पर संघ की सूची, यूनियन लिस्ट पर कानून बनाने के लिए संसद है,
जैसे रेल, रक्षा, विदेश, परमाणु, जनगणना या इस तरह के जो राष्ट्रीय महत्व के संघ सूची के विषय हैं, इन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल संसद को है। विधानमंडल इस पर कानून नहीं बना सकता। ठीक उसी तरीके से स्थानीय महत्व के लोकल इंपॉर्टेंस के विषयों को हमने किसको दे रखा है? राज्य की विधायिका विधानमंडल को दे रखा और विधानमंडल उस पर कानून बनाने का अधिकार रखता है। तो मित्रों, यहां एक चीज याद रखिए कि राज्य की सूची पर सामान्य स्थिति में केंद्र कानून नहीं बनाएगा और संघ की सूची पर सामान्य स्थिति में विधानमंडल कानून नहीं बना सकता। विधानमंडल तो कभी भी संघ सूची पर बना ही नहीं सकता, लेकिन विशेष स्थिति पर राज्य की सूची पर संसद को कानून बनाने का अधिकार दिया गया है। उन विशेष स्थितियों का उल्लेख हम आपको बताएंगे जो आर्टिकल 245 से लेकर 255 के अंतर्गत दिया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किन विषयों पर राज्य की सूची होने के बावजूद भी कानून बनाने का अधिकार संसद। खैर, बहरहाल अभी हम न्यायिक प्रक्रिया से आते हैं, लेकिन यहां पर हम देख रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय एक सर्वोच्च विधायी शक्ति है और इसके द्वारा जो भी निर्णय आ रहे हैं उसको पालन करने के लिए सारे उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय क्या है, बात है। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि अगर मेंस में, आईएएस और पीसीएस मेंस में ये प्रश्न आता है, क्या आता है याद कर लीजिए। यद्यपि प्रश्न को अच्छे से समझिए, मेंस का प्रश्न कहीं अलग से अंतरिक्ष से बन के नहीं आता है। आपकी इसी स्टडी मटेरियल में तमाम सारे प्रश्न हमने मेंस को भी जोड़कर किया है ताकि आगे चलकर आपको 100% परफॉर्मेंस देने में कोई प्रॉब्लम ना आए। याद रखिए, यद्यपि भारत के संविधान में संघीय शासन प्रणाली की अवधारणा, फेडरल सिस्टम की अवधारणा को रखा गया है, परंतु फिर भी भारत की जो जुडिशियल प्रोसेस है, जो न्यायिक प्रक्रिया है या न्यायिक कॉन्सेप्ट है, वह संघात्मक ना होकर कैसा है, एकात्मक है। और मुझे लगता है कि आप आराम से इसको जानेंगे। दूसरा, अब हम आते हैं, अब हम भारत के सर्वोच्च न्यायालय का एक बड़ा चार्ट बनाते हैं। उस चार्ट के अंतर्गत हम सारी बातों को ध्यान में रखेंगे। और दूसरा एक चीज ध्यान रखना है कि पिछले जितने भी वीडियो हैं, चाहे वह संघराज क्षेत्र से संबंधित हो, चाहे वह नागरिकता से संबंधित हो, चाहे वह मूल अधिकार से संबंधित हो, राष्ट्रपति से संबंधित, उपराष्ट्रपति से हो, संसद से हो या संसद के सदन से संबंधित हो, उनके पदाधिकारियों से हो या सत्र से संबंधित हो, ऐसे सारे वीडियोज को हमने अपलोड कर दिया है। जो लोग अभी तक नहीं देख पाए हैं वो अवश्य जाकर उसको डाउनलोड करके देख सकते हैं। चलिए, अब हम आते हैं एक भारत की जो न्यायिक प्रक्रिया क्या है, सर्वोच्च। तो याद करिए, भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है। इस सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत क्या है, उच्च न्यायालय है। तो निश्चित है हर एक राज्य के पास अपना अपना उच्च न्यायालय है, इस तरह से आप कह सकते हैं। ये हो गया हमारा हाई कोर्ट। चलिए, हम ऐसे एज इट इज कर दिए। निश्चित है इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जिला स्तर पर, इसी उच्च न्यायालय के अंतर्गत जो है हमारा क्या है, इसको ध्यान से देखिए, अधीनस्थ न्यायालय। अधीनस्थ न्यायालय मित्रों, अधीनस्थ न्यायालय जिसको आप लोअर कोर्ट भी कहते हैं, जिसको आप लोअर कोर्ट भी कहेंगे या सबऑर्डिनेट कोर्ट भी कहेंगे, इसको आप लोअर कोर्ट या सबऑर्डिनेट कोर्ट कहेंगे। दूसरा, आप एक चीज ध्यान रखिए कि इस अधीनस्थ न्यायालय में भी सारे केस एक प्रकार के नहीं होते। आप जानते हैं, अगर खेत, जमीन, प्रॉपर्टी, संपत्ति से संबंधित कोई मैटर है तो वो कैसा मामला होगा, राजस्व से संबंधित मामला होगा, जिसे हम दीवानी मामला कहते हैं, सिविल मैटर कहते हैं। और यदि अगर मार पीट, लड़ाई झगड़ा, हिंसात्मक वायलेंस पर आधारित कोई मैटर है, तब क्या कहते हैं, फौजदारी मामला। तो निश्चित रूप से आप कचहरी में या जिला स्तर पर डिस्ट्रिक्ट एवं सेशन कोर्ट, जिला और सत्र न्यायालय में जाकर देखिए तो वहां पर दो प्रकार के आपको न्यायिक प्रक्रिया दिखाई देगी। पहला क्या होगा, सिविल कोर्ट, जिसको आप कलेक्ट्री कचहरी कहते हैं, और दूसरा क्या है, दीवानी कोर्ट, जहां पर लड़ाई मारपीट आदि की बवाल होती है। तो अधीनस्थ न्यायालय में दो प्रकार की प्रक्रियाएं आती हैं। पहला जो मैटर आता है वो दीवानी से संबंधित आता है, इसको आप कहेंगे दीवानी न्यायालय।
दीवानी न्यायालय। दीवानी न्यायालय मतलब सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट। और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा फौजदारी। फौजदारी जो लड़ाई झगड़ा विवाद आज से आता है, इसको क्रिमिनल कोर्ट कहेंगे, कह सकते हैं। फौजदारी, दीवानी और फौजदारी हो गया, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिए। अब इस फौजदारी को इसको तो हम अधीनस्थ न्यायालय के रूप में देखेंगे, ये दोनों अधीनस्थ न्यायालय को, लेकिन इसको हम सत्र न्यायालय के नाम से जानते हैं। सत्र न्यायालय, न्यायालय। कभी कभी आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जब जाते हैं वहाँ लिखा रहता है सत्र न्यायालय, तो याद करिए सत्र न्यायालय में फौजदारी संबंधित मामले ही आते हैं, जहाँ पर लड़ाई झगड़ा बलवा विवाद आदि से संबंधित मामले आते हैं। इस दीवानी न्यायालय में भी आप याद रखिए जो खेत खलिहान जमीन जायदाद से मैटर आते हैं, आप देखते होंगे कि इसमें भी मुंशफ न्यायालय, इसमें मुंशिफ न्यायालय, इस पे आप कह सकते हैं मुंशफ न्यायालय होता है। मुंशफ न्यायालय को मुंशफ मजिस्ट्रेट देखता है। कौन देखता है? मुंशफ मजिस्ट्रेट देखता है। और दूसरा, चूँकि हमारे स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत न्याय की प्रक्रिया पंचायत तक है, इसलिए न्याय पंचायत, न्याय पंचायत। यद्यपि अभी इसका महत्ता स्पष्ट नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी प्रावधान इसका शामिल कर लिया गया है। दूसरा हमारा फौजदारी जो सत्र न्यायालय है, इस फौजदारी न्यायालय में भी दो प्रकार की स्थितियां आप कह सकते हैं। फौजदारी न्यायालय में क्या कहे, ये अधीनस्थ न्यायालय के अंतर्गत आता है, जिसमें मजिस्ट्रेट, याद रखिए मजिस्ट्रेट न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय की लेवल होती है। और दूसरा मजिस्ट्रेट न्यायालय के अतिरिक्त आप जो स्थानीय स्वशासन की प्रक्रिया के अंतर्गत है पंचायत अदालत, पंचायत। आप किसी पंचायत में किसी सदस्य को सजा देते हुए शायद अभी नहीं सुन पाए होंगे, क्योंकि इसका प्रभाव अभी प्रभावी नहीं हो पाया है। 1 महीने तक का दंड पंचायत न्यायालय दे सकता है, 1 महीने तक का। अदालत, ठीक है। मजिस्ट्रेट न्यायालय, मजिस्ट्रेट न्यायालय में भी 2 प्रकार की स्थितियां होती हैं। एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट, एक होता है हमारा जुडिशियल न्यायिक मजिस्ट्रेट, एक होता है न्यायिक मजिस्ट्रेट, और दूसरा होता है जो एग्जीक्यूटिव से संबंधित कार्यों को देखता है, वो कार्यपालिकी मजिस्ट्रेट। यहाँ इसको कर दे रहे हैं, इसको एक न्यायिक होगा, दूसरा कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, कार्यपालिका मजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट। लेकिन मित्रों, भारत में कुछ ऐसे शहर हैं जो महानगर के नाम से जाने जाते हैं। महानगर जैसे मेट्रो सिटीज वगैरह हैं, दिल्ली है, बॉम्बे है, कलकत्ता है, चेन्नई है, मद्रास है, वो महानगर के रूप में है। तो महानगर के भी न्यायालय हैं, तो उनको भी आप ध्यान रखिए। ये महानगरों के न्यायालय भी उच्च न्यायालय से, अपने राज्य के उच्च न्यायालय से ही गवर्न होते हैं। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं महानगर, महानगर के लिए हैं, या महानगरों के लिए हैं, या महानगरों में ये स्थापित होते हैं, महानगरों में होते हैं। तो महानगरों में इनकी स्थिति क्या है, याद करिए। महानगर मजिस्ट्रेट आप जिसको कहते हैं, महानगर मजिस्ट्रेट होता है, महानगर है। इसके अतिरिक्त दीवानी, सिटी दीवानी एवं सत्र न्यायालय भी होता है। सिटी दीवानी एवं सत्र न्यायालय, ये महानगरों के लिए है। ये किसके लिए है? महानगर, जो महानगर के रूप में जिनको मान्यता प्राप्त हो जाती है, ठीक है। और नेक्स्ट लास्ट में है प्रेसिडेंसी। प्रेसिडेंसी जहाँ छोटे छोटे मामलों का निस्तारण होता है, तो प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय आप कह सकते हैं। प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। तो इस तरह से न्यायिक प्रक्रिया में इसको अगर आप महानगर न्यायालय को आप छोड़ दीजिए,
महानगरों के बीच की स्थिति, चूँकि सामान्यतः आप जानते हैं भारत में एक सर्वोच्च न्यायालय है और सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सभी राज्य के, हर एक राज्य का, हर एक स्टेट का अपना अपना क्या है, हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट है। हर हाई कोर्ट के पास एक सबॉर्डिनेट कोर्ट है। इस अधीनस्थ न्यायालय में दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय होती है। दीवानी न्यायालय मुंसफ न्यायालय और न्याय पंचायत तथा फौजदारी न्यायालय में मजिस्ट्रेट न्यायालय, न्याय अदालत, न्यायिक मजिस्ट्रेट, और इनकी प्रक्रिया को आप याद रखिए। परीक्षा में आपके लिए ज़्यादातर इन्हीं से प्रश्न पूछा जाता है। अब हम उन बातों पर आते हैं जो आपके आज के टॉपिक की प्रक्रिया में होगी। मित्रों, वास्तव में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित जो अनुच्छेद है हमने आपको यहाँ बताया था, अनुच्छेद 124(4) में है। जैसे अनुच्छेद 124 में क्या है, याद कर लीजिए कि अनुच्छेद 124 के अंतर्गत हमें याद करना होगा कि उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन। उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, तो उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन कैसे होगा, तो याद कर लीजिए मित्रों, उच्चतम न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे, इसका गठन कैसे होगा, तो याद कर लीजिए उच्चतम न्यायालय का जो गठन है वह गठन के समय संविधान में न्यायाधीशों की संख्या निश्चित कर दी गई है। गठन के समय न्यायाधीशों की संख्या निश्चित कर दी गई है। तो शुरू में जब सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया गया था तो उसमें 1+7 जजेस थे। आज इनकी संख्या जैसे जैसे हमारे देश की व्यवस्था और प्रक्रिया में वृद्धि होती गई वैसे वैसे न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या संविधान से निश्चित है और संविधान में संशोधन करने का अधिकार केवल सर्वोच्च न्यायालय को है। याद करिए मित्रों, इसलिए अगर प्रश्न आता है कि सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश होंगे तो इसकी संख्या कौन निश्चित करेगा, निश्चित रूप से संसद के द्वारा निश्चित होगा। लेकिन अगर यही प्रश्न आ जाए कि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की संख्या कौन निश्चित करता है, तो आपका उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या किसके द्वारा निश्चित होगी, राष्ट्रपति के द्वारा होगी। तो यहाँ दूसरा प्रश्न आता है कि उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। तो मैं एक कॉमन चीज़ बता दे रहा हूँ, क्योंकि आज वीडियो को मैं यहाँ समाप्त करूँगा, लेकिन कुछ कॉमन चीज़ें बता दूँ आपको कि उच्चतम या उच्च न्यायालय, एनी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ऑल द जजेज इज ओनली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। उच्चतम और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यद्यपि नियुक्ति की प्रक्रिया में अंतर है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब प्रश्न है कि उच्चतम न्यायालय में किस व्यक्ति को चीफ जस्टिस बनाया जाता है, तो याद रखिए सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट इज अपॉइंटेड एज ए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सर्वोच्च न्यायालय का जो सीनियर मोस्ट जज होता है प्रायः जनरली उसे बनाया जाता है, लेकिन इसके अपवाद भी हैं। और एक अपवाद तो आपके तत्कालीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी किया था कि सीनियर जज को क्रॉस करके जूनियर जज को चीफ जस्टिस बनाया। कैसे बनाया, किस तरह से बनाया, ये सारी है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की योग्यता क्या है, क्या उनकी योग्यता के आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है। इस तरह से तमाम सारे प्रश्नों को, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित सारे प्रश्नों को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से आएंगे। तो आज के इस वीडियो में कि संघ के न्यायालय यानी संघ की न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय पार्ट 1 में हमने एक जनरल ब्रीफिंग कर दी, जिससे आपको पूरी तरह तैयार करने में पूरी मदद होगी। और नेक्स्ट वीडियो इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। तो मित्रों, अगर आप इसको अच्छे से 2 बार दोहरा लेंगे, हर प्रश्न तैयार हो जाएगा। और किसी चीज़ को समझकर, मैंने एक बार हमेशा कहा है, क्योंकि हम लोग हजारों बच्चों को क्लास में पढ़ाए हैं, देखे हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम है, उस अनुभव के साथ आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, जिससे आपको घर पे बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो बस याद रखिए, समझ कर पढ़ के आगे बढ़िए, हर प्रश्न को तैयार करिए, जिससे आप निश्चित रूप से आप हर प्रश्नों को करने में सफल हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई प्रश्न आपके पास है संबंधित टॉपिक से, सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित, तो निश्चित रूप से आप उसको कमेंट बॉक्स में आइए, वहाँ लिखिए। निश्चित रूप से आपके प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। हाँ, एक बात और है कि पूरे धैर्य के साथ, लगन के साथ, निष्ठा के साथ कंटिन्यू अपने लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करते रहना है और अधिक से अधिक अपने को बिजी रखना है पढ़ाई में, क्योंकि परीक्षा हमेशा कंपटीशन आपके द्वारा नहीं, सभी के द्वारा होता है। इसलिए आपको इसके लिए बड़ी बड़ी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।